नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत पंजाब के सियासी घमासान के साथ करेंगे, जहां तृप्त बाजवा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया। इसके साथ ही धमकी देने के इल्जाम को भी उनकी तरफ से नकार दिया गया है। बाजवा पर साथ ही मंत्री को धमकाने के आरोप थे। आपको बता दें कि चरणजीत चन्नी के साथ कोई मतभेद नहीं है, ये कहना है तृप्त बाजवा का। आज भी मनप्रीत बादल और चन्नी के साथ खड़े हैं। इतनी बात नहीं है जितनी ये बनाई गई है। दलितों को कांग्रेस का हमेशा से ही समर्थन रहा है, बड़ा योगदान रहा है। मैं चन्नी और दलित कांग्रेसियों का सम्मान करता हूं, तो ये कहना है तृप्त बाजवा का, जिनके ऊपर इल्जाम लगे थे, चन्नी को धमकाने के आरोप लगे थे, जहां ये कहा गया था कि उन्होंने चन्नी को चुप रहने की धमकी दी है और चुप नहीं रहने पर जो मामले हैं उनके खोलने की बात कही गई थी। तो बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आई थी, जहां पर अब तृप्त बाजवा ने अपने ऊपर सभी आरोपों को नकार दिया है। बाजवा पर साथ ही मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को धमकाने के आरोप लगे थे। उनका कहना है कि उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उनका ये कहना है कि चरणजीत चन्नी के साथ उनका किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। वो आज भी मनप्रीत बादल और चन्नी के साथ खड़े हैं। बात इतनी नहीं थी जितनी इसको बनाया गया है। दलितों का सम्मान करते हैं, कांग्रेस हमेशा से ही बड़ा योगदान देती है। मैं चन्नी और दलित कांग्रेसियों का सम्मान करता हूं, ये कहना है तृप्त बाजवा का, जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। और अपने ऊपर आरोपों को लेकर वो आज सामने भी आए और उनका ये कहना है कि वो आज भी चन्नी के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तृप्त राजेंद्र बाजवा ने चरणजीत सिंह चन्नी को धमकी दी है, चुप रहने की धमकी दी है। हालां भी पिछले 2-3 दिनों का एक मसला उठा जिहदे मेरा नाम लग रहा। वैसे तो जी पंजाबी का गाना एवें रौला पै गया, गल कोई एडी है नहीं सी जिड्डी गल बन गई है। वजीर एक दूजे के घर आते जाते रहते ने। चन्नी जी मेरे घर 2-3 वारी पिछले दिनों आए ने, मैं गया उन्होंने घर, पर अनफॉर्चुनेटली गल होर पासे में चली गई। मैं जिंदगी कदे सोच ही नहीं सकता कि मैं किसी को कोई दाबा मारांगा ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਡਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ दाबा वो मारदा जिहदा कोई अपना एम होए, जिहदा कोई अपना निशाना होए। चन्नी जी मेरे कलीग ने, मेरे लीडर रहे ने, लीडर का पोजिशन ने, सत्कारयोग ने। मैं अज भी उन्हों का सत्कार करना। पता नहीं क्यों ये गल बाहर निकली है, जो गल हुई है ऐसी जी कोई गल नहीं। मैं कदे भी नहीं इहो जिहा कोई उन्होंने गल की उन्होंने शान के खिलाफ जां उन्होंने डराउण की गल, इहो जी कोई गल नहीं हैगी। जे फिर भी किहो जी गल किसी के मन च हैगी है तो सुनील जाखड़ जी साडे प्रधान ने, सानू दोवां नूं सद लैण, बिठा के पुछ लैण। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी साडे चीफ मिनिस्टर ने, जाओ दोवां नूं सद के पुछ लैण। आपको बता दें कि कल देर शाम न्यूज 18 के साथ बातचीत करते हुए विधायक जोगिंदर पाल ने चन्नी और बाजवा की तकरार का खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया था कि सीएस विवाद पर बाजवा ने चन्नी को चुप रहने की धमकी दी है। दोपहर को चरणजीत चन्नी जी मेरे बड़े भरा ने, हूँ अगर मैं पुज्जा उन्हें मैंने गल दसी है भी साढ़े 3-4 दिन पहले 5-7 असी मिनिस्टर प्लस एक्साइज महकमे का साडा जिहड़ा चीफ सैकटरी है उन्होंने नाल गल चलती पई। उत्थे बड़ा उच्ची बोलिया, तो असीं उन्होंने पुछया भी जिहड़ा एक्साइज महकमा साडा है ये घाटे 'च क्यों जा रहा है। तो यह गल पुछनी जे मंत्री नहीं पुछणगे तो कौन पुछेगा। ये गल पुछी है तो साडे वो मंत्री जे दलित भरा उन्होंने धमकी दी गई है भी तू बंदे का पुत बन जा, नहीं तो अं तेरे ते कोई कार्रवाई पावांगे। कौन कौन कह रहा है कि बंदे का पुत बन जा? देखो ये मैनू चरणजीत चन्नी ने कहा भी तृप्त बाजवा ने मैनू धमकी दी है भी आप तेरे सारे केस खोल देंगे। तुसीं कह रहे हो कि तृप्त बाजवा जिहड़े मंत्री ने उन्हें दूजे मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं धमकी दी है। ये कित्थे धमकी दी और क्यों धमकी दी है? ये तो मैं पहले ही कह रहा भी एक्साइज महकमे की जो मीटिंग हुई है वो उन्होंने कहा भी साडा एक्साइज महकमा जिहड़ा 3 साल तो घाटे 'च क्यों गया। जो उन्हें पूछा तो वो जो चीफ सैकटरी है उन्हें थोड़ा उच्चा बोलना शुरू किया, तो चरणजीत चन्नी ने भी उसका जवाब दिता। जो जवाब दिता तो उस तो बाद सारे मिनिस्टर जोड़े उठ के आ गए। उहदे तो बाद तृप्त बाजवा जोड़ा वो चरणजीत चन्नी को कहता भी ये तू गलत काम किया बई, यहो जी जो तू बयान दे रहे जा चुप कर जा, नहीं तो आप तेरा नुकसान करांगे।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज कपाही हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंजाब में क्या चल रहा है? कोरोना का संकट है और इस बीच पहले मुख्य सचिव को लेकर विवाद होता है और मंत्री ही आपस में भिड़ गए हैं। देखिए, मंत्री आपस में भिड़े हैं और इसको लेकर विवाद और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि कल जो पोहा से विधायक हैं जोगिंदर पाल, उन्होंने ये न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि तृप्त राजेंद्र बाजवा चरणजीत सिंह चन्नी के घर गए और वहाँ जाकर उनको धमकी दी। और आज तृप्त बाजवा मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुलाकात ज़रूर हुई है, चन्नी से मुलाकात हुई है, चन्नी भी उनके घर आए हैं और वो भी चन्नी के घर गए हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई धमकी उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि वो अपनी कैबिनेट के साथ हैं, कैबिनेट जो भी फैसला लेगी वो मंजूर होगा। हालांकि न्यूज़ 18 के जो सोर्सेस हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऑफिस, मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और तमाम जो विधायक विरोध कर रहे थे, जो मंत्री विरोध कर रहे थे, उनको शांति बनाए रखने की अपील की और ये कहा है कि ये मसला पार्टी के अंदर सॉर्ट आउट किया जाएगा, ना कि मीडिया में आकर कोई इस पार्टी की कोई बात जो है वो सामने रखी जाए। और इसीलिए तृप्त बाजवा सामने आए। तृप्त बाजवा ने कहा कि जो भी विवाद है उसको ख़त्म किया जाएगा, किसी तरह से चन्नी को कोई धमकी नहीं दी है। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो खामोश हैं, क्योंकि दो लोगों में बातचीत हुई, वो दो मंत्रियों में बातचीत हुई, वो थे चरणजीत सिंह चन्नी और तृप्त बाजवा। तृप्त बाजवा ने ये आकर कह दिया कि मुलाकात जरूर चरणजीत सिंह चन्नी से हुई है, लेकिन कोई भी धमकी जो है वो नहीं दी। जोगिंदर पाल जो पोहा से विधायक है, उनका ये कहना था कि चरणजीत सिंह चन्नी को धमकी मिली है, तृप्त बाजवा की तरफ से धमकी जो है वो दी गई है और ये जानकारी चन्नी ने दी है। हम लगातार चरणजीत सिंह चन्नी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि चन्नी इस पूरे मामले पर क्या बयान देंगे, क्या धमकी दी गई है या नहीं दी गई। लेकिन क्योंकि जो न्यूज़ 18 के सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने चन्नी समेत तमाम विधायकों को चुप रहने की बात कही गई है। जो कल जोगिंदर पाल कह रहे थे कि दलित सभी विधायक जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो आज चंडीगढ़ में देखने को नज़र नहीं आ रहा और कल के बजाय आज मामला थोड़ा सा शांत होता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। लेकिन आगे किस तरह से इस पूरे मसले पर क्या कुछ मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करते हैं, ये काफ़ी अहम जो है वो रहने वाला है। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ा सवाल ये भी है कि अभी तक चरणजीत सिंह चन्नी चुप क्यों है पूरे मसले पर, क्योंकि आरोप कोई और लगा रहा है, धमकी किसी और को दी गई और अब जो है तृप्त बाजवा ने अपनी सफाई दी है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बात जितनी थी उससे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर इस बात को पेश किया गया है। तो पंजाब में शराब के ठेके खोलने को लेकर अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। पॉलिसी पर सरकार और ठेकेदारों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। 3 सदस्यीय कमेटी का फॉर्मूला शराब के ठेकेदारों को रास नहीं आ रहा है। ठेकेदारों के नुकसान के आकलन के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है कि आखिर क्या कुछ किया जाना चाहिए। पंजाब में शराब के ठेके फिलहाल नहीं खुलेंगे। पॉलिसी पर सरकार और ठेकेदारों के बीच अभी भी किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है। 3 सदस्यीय कमेटी का फॉर्मूला शराब के ठेकेदारों को रास नहीं आ रहा है। ठेकेदारों को हुए नुकसान के आकलन के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन स्थिति फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पंजाब में फिलहाल शराब के ठेके अभी भी नहीं खोले जाएंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 99% ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਲਸ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਅਰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਤੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫॉर एग्जांपल ਜੀ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ 6 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਬਣਦਾ ਜੀ।
50% ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और लुधियाना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। इस फायरिंग में बेटे की मौत हो गई है, पिता घायल बताया जा रहा है। घर में घुसकर हमलावरों की तरफ से ये फायरिंग की गई है। बाप बेटे पर 5 गोलियां चलाई गई है। मोटरसाइकिल पर आए थे अज्ञात हमलावर। लुधियाना की जनता कॉलोनी की पूरी घटना है। बेटे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांच में पुलिस जुट गई है। मृतक की मोबाइल शॉप की दुकान थी। आपको बता दें कि लुधियाना में एक परिवार पर जानलेवा हमला किया है। अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है और इस हमले में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है। पिता घायल बताया जा रहा है। घर में घुसकर हमलावरों की तरफ से ये फायरिंग की गई है। बाप बेटे पर 5 बार गोलियां चलाई गई है और इस हमले में बेटे की मौत हो चुकी है, वहीं पिता घायल है। लुधियाना की जनता कॉलोनी की ये पूरी घटना है। बेटे ने दम तोड़ दिया है। पिता का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक की मोबाइल शॉप की दुकान थी। यह हमला क्यों किया है, किसने किया है, फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो लुधियाना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। बेटे की मौत हो चुकी है, जबकि पिता घायल है और अस्पताल में पिता का इलाज चल रहा है। ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਰੀਸ਼ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਮਨੋਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ? 2 ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਸਰ? ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ? ਫਾਇਰ 5 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ, ਗਰੀਸ਼ ਮਨੋਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जसबीर बराड़ हमारे साथ लाइव फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जसबीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर इस बात का पता चल पाया है कि कौन हमलावर थे और आखिर क्यों इन पर हमला किया गया है? जी कुसुम, इसमें अब तक जो सामने बात आ रही है वो यही है कि इनके ही जो नजदीकी रिश्तेदार थे उनके साथ इनकी पुरानी रंजिश जो चलती आ रही थी, उसी बात को लेकर पुलिस ने अब तक जो है इनके जो नजदीकी रिश्तेदार, एक फोन रिकॉर्डिंग भी कुछ टाइम पहले सामने आई थी, उसी के आधार पर जो है पुलिस ने जो है बाय नेम मामला दर्ज, इसके ताए के ऊपर मामला दर्ज किया और जो 2 जो हमलावर थे उनकी जो तलाश है वो की जा रही है। और फिलहाल जो है जो मृतक के पिता है वो डीएमसी अस्पताल में जेरे इलाज है और शव का जो है जो गिरीश नाम के लड़के की जिसकी मौत हुई थी उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए लुधियाना के सिविल अस्पताल में भेज दिया। जी जसबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लुधियाना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में बेटे की मौत हो गई है, पिता घायल है। फिलहाल पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हिसार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोरोना फाइटर डॉक्टर को फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर रमेश पूनिया से वापस लिया गया था चार्ज। राजनीतिक दबाव के चलते पद से हटा दिए गए थे, आरोप लगाए गए थे। डॉक्टर रमेश पूनिया ने रसूखदार शख्स को क्वारंटीन किया गया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई थी और न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी इस खबर पर जांच के आदेश दिए थे। ये कहा था कि आखिर क्यों डॉक्टर को उनके पद से हटाया गया है। डॉक्टर पूनिया को वापस जिम्मेदारी मिलने से उनकी टीम का मनोबल बढ़ा है। तो बड़ी खबर आपको न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना फाइटर डॉक्टर को फिर से जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर रमेश पूनिया को उनका चार्ज वापस सौंप दिया गया है। राजनीतिक दबाव के चलते पहले उन्हें उनके पद से हटाने के आरोप लगाए गए थे। डॉक्टर रमेश पूनिया ने रसूखदार शख्स को क्वारंटीन किया गया था, जिसके बाद उनके ऊपर ये पूरी कार्रवाई की गई थी। तो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी जांच के आदेश दिए थे और अब आखिरकार कोरोना फाइटर डॉक्टर को वापस उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जो युवक था ये बहुत ज़्यादा पहुंच वाला था, रईस ज़्यादा था, इसके लिए स्पेशल
उसके लिए एक स्पेशल ऐसा टेस्ट किया गया जिसकी अभी तक मान्यता ही प्राप्त नहीं है, और उसको 11:30 बजे घर भेज दिया गया। फिर उसके फादर का मेरे पास फ़ोन आता है कि आपने हमारा क्या बिगाड़ लिया, और मैंने कहा वो चलो अच्छी बात, आपका बेटा घर चला गया, मुझे इससे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। कहता नौकरी करना सिखा देंगे। मैंने कहा इस बात का फिर विरोधाभास चलता रहा अधिकारियों के साथ मेरा। अधिकारी कहते रहे भी पोस्टर नहीं लगाना। मैंने कहा चलो मेरी नौकरी चले जाओ, लेकिन मैं पोस्टर जरूर लगाऊंगा। जो नियम के कायदे के तहत मैं उसका पोस्टर, जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो मैं उसके घर पे पोस्टर लगा के आ गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज मुझे दोपहर को कोविड से संबंधित सभी कार्यों से आगामी आदेशों तक। मनोज कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक बार फिर से कोरोना फाइटर को जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ कहना है उनकी तरफ से? मनोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हिसार की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोरोना फाइटर डॉक्टर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, फिर से उनको उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। डॉक्टर रमेश पूनिया से वापस उनका चार्ज लिया गया था, लेकिन अब वापस उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और हरियाणा के लिहाज से एक और बड़ी और राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कल से दौड़ेंगी रोडवेज की बसें। लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए बड़ी और राहत की खबर, सिर्फ चुनिंदा रूटों पर ही ये बसें चलेंगी। रोडवेज की बसें, और एक बस में ज्यादा से ज्यादा 30 यात्री ही बैठ पाएंगे। लॉकडाउन में फंसे लोगों को इस सुविधा को देखते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही टिकट बुक की जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा के लिहाज से बता रहे हैं, जहां पर राहत की बड़ी खबर यह है, हरियाणा में कल से रोडवेज की बसें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। लॉकडाउन के बीच लोगों को राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से ये की गई है। सिर्फ चुनिंदा रूटों पर ही रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी, और एक बस में ज्यादा से ज्यादा 30 यात्री ही सफर कर पाएंगे। लॉकडाउन में फंसे लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही, अहम जानकारी ये है कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही टिकट की बुकिंग होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल से रोडवेज दौड़नी शुरू हो जाएगी हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज बसों की शुरुआत करी, और कल हम बसों की शुरुआत, जैसे अम्बाला है, भिवानी है, हिसार है, अपना करनाल है, नारनौल है, पंचकुला है, रोहतक है, रेवाड़ी है, सिरसा है, इन बसों से हमने शुरुआत करी है उन दिनों से। और बसों की शुरुआत ऑनलाइन बुकिंग होगी। ऑनलाइन एक बस में 30 ही लोग बैठेंगे, जो 52 सीटर है, 30 ही लोग उसमें बैठेंगे। फेस मास्क लगा के बैठेंगे, उनका टेम्परेचर चेक होगा, और वही लोग बस स्टैंड में जाएँ जिन पर ऑनलाइन टिकट हो। हरियाणा में लंबे अरसे के बाद बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल ऐलान किया था कि 15 मई से, यानी कि कल से ही हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो अलग अलग जिलों से कुछ चुनिंदा मार्गों से चलाई जाएंगी। बड़े लंबे अरसे से लोगों को इंतजार था, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन की अवधि में हरियाणा के अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं। उनके लिए ये बस सेवा शुरू की गई है। और आप देखेंगे इस वक्त मैं पंचकुला बस स्टैंड पर हूं। यहां पर बसों के परिचालन से पहले सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही हैं, मार्किंग की जा रही है, और जो बैठने का स्थान है उसको भी निश्चित किया जा रहा है कि लोग ज्यादा भीड़ ना करें, थोड़ा सा दूर होकर बैठें एक दूसरे से। इसके लिए बाकायदा एक जो सर्कल है वो बनाया जा रहा है, न सिर्फ खड़े होने की जगह पर, बल्कि जो चेयर्स यहाँ पर लगाई गई हैं, कुर्सियां हैं, उन पर भी लोग थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठें, इसके लिए उनकी मार्किंग की जा रही है। तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, और खुद पंचकुला बस स्टैंड के जो जीएम है रविंद्र पाठक, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरीके से बसों का परिचालन किया जाएगा। सीधे बात करते हैं जीएम साहब से, किस तरीके से परिचालन रहेगा और क्या तैयारी की गई है। सर, पंचकुला की अगर हम बात करें तो क्या तैयारी, अब हम देख रहे हैं कि काफी जो कर्मचारी यहाँ पर जुटे हुए हैं कल की तैयारियों के लिए, जो पहली बस यहाँ से निकलेगी। हम आज सभी कर्मचारी ड्यूटी पे बुला लिए गए हैं,
और हम सभी बसों को प्रॉपर साफ सुथरा, अंदर से सफाई धुलाई और प्रॉपर सैनिटाइजेशन सभी बसों को करवा रहे हैं। और बस स्टैंड के ऊपर हमने सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, सर्कल लगा दिए हैं खड़ने के लिए लोगों के और बैठने के लिए भी। जहाँ जहाँ हम सर्कल लगाएंगे वहीं लोग आके वहाँ खड़े होंगे, और जहाँ नहीं उन्होंने बैठना वहाँ हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। और बस स्टैंड के ऊपर मैंने 10 इंस्पेक्टरों की ड्यूटी स्पेशल लगाई है कि वो लोगों को सोशल डिस्टेंस का बनाए रखने का उसको ज्ञान दें और उनके बारे में बताएं, और लोगों को थोड़ी बहुत ही गाइडेंस दें कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और कल से हमारे पास आदेश जारी होने आ रहे हैं कि शायद कल से हम बस सर्विस स्टार्ट करेंगे। समालखा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समालखा शराब घोटाले में पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व विधायक सतविंदर राणा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। 28 अप्रैल को समालखा में दर्ज हुई थी एफआईआर। कलायत से लड़ा था जेजेपी की टिकट पर चुनाव। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महासचिव भी रह चुके हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समालखा शराब का जो घोटाला मामला था उस पर एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व विधायक सतविंदर राणा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। 28 अप्रैल को समालखा में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर, समालखा शराब घोटाला मामले में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कई बड़े खुलासों की भी इस गिरफ्तारी के बाद उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को समालखा में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। कलायत से सतविंदर राणा ने पहले जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महासचिव भी रह चुके हैं। और अब समालखा के शराब घोटाला मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है और भी कई बड़े खुलासे इनकी गिरफ्तारी के बाद हो सकते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से भी जांच के आदेश पहले दिए गए थे, जिसके बाद एक बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मसले पर हुई है। पूर्व विधायक सतविंदर राणा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। 28 अप्रैल को समालखा में शराब घोटाले के मसले पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस की तरफ से लगातार ये जांच की जा रही थी और अब बड़ी गिरफ्तारी, पूर्व विधायक सतविंदर राणा को गिरफ्तार किया गया है। और अगर बात की जाए अगली खबर की, तो कोरोना के इस दौर में सरकार और प्रशासन की हकीकत किसी से भी छुपी नहीं है। और अगर आपको जमीनी हकीकत देखनी हो तो हमारे इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक तरफ सरकार का दावा है कि मजदूरों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार से भरोसा उठने के बाद पंजाब और हरियाणा के कई प्रवासी मजदूर पैदल ही उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन इनकी स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिस सफर को ट्रेन से तय करने में 10 से 12 घंटे का वक्त लगता है, वहाँ ये मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं। वैसे मजदूर उम्मीदों के सहारे भूखे पेट एक एक करके करवटें बदल रहे हैं, जिन्हें सरकार से फौरी राहत की उम्मीद है, लेकिन जिन्हें अपने पैरों पर भरोसा है, वो सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के लिए निकले हैं। हिसार के आदमपुर से 100 किलोमीटर का रास्ता तय कर टोहाना पहुंचे इन मजदूरों ने अपनी दास्तां बताई। इन्हें करीब 800 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर कानपुर जाना है। हमको घर जाना है। तो आपको पीछे से कोई सहायता मिली है? नहीं, पैदल आए। कितने किलोमीटर का आपने सफर कर लिया है यहाँ पर? तो चल रहा होला 100 के ऊपर। तो अब यहाँ से कितने किलोमीटर और पड़ता है कानपुर? अब 600 किलोमीटर है। पैदल जाओगे? पैदल जा रहे हैं के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। आदमपुर आए थे काम करने के लिए, लेकिन यहाँ फंस गए लॉकडाउन में, घर पहुँच नहीं पाए। अब फार्म पे रहते थे, मालिक भी बोलता था रोज कि फ्री बैठे बैठे खा रहे हो। तो हम घर जाना चाहते हैं, पैदल चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मजदूरों की ऐसी हालत सिर्फ हरियाणा में ही है, पंजाब के प्रवासियों का भी यही हाल है। होशियारपुर से भी इन मजदूरों ने पैदल ही उत्तर प्रदेश नापने का फैसला लिया है। हम गर्दीवाल से चल रहे हैं, हमको यूपी जाना है। तो पैदल क्यों यात्रा शुरू की? क्या करें, कुछ नई सब व्यवस्था है तो क्या करेंगे। उधर हम लोग बैठे रहे, मतलब 2 महीने से बैठे हैं। उससे अच्छा हम लोग सोचे कि मतलब जैसे यहाँ पे बैठे रहेंगे वैसे तुर के अपना निकल जाएंगे हम लोग कुछ दूर तक। अब हम लोग क्या करें, बैठे बैठे हम सोच रहे हैं जैसे बैठे रह जाएंगे
पैदल चलेंगे गाँव। इतना लंबा सफर है, 1200 किलोमीटर है, आपका खाना पीना रहना। क्या करें, मजबूरी है, हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे और मर जाएंगे, क्या करेंगे। कोई काम है ना, कोई खर्चा है ना, कोई देने वाला ना कोई सोचने वाला है, ऐसे पैदल चले जाएंगे। मई का महीना है, आसमान से आग बरस रही है और ऐसे में सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना मजदूरों के सामने हिमालय पर्वत तोड़ने के बराबर है। लेकिन भरोसा है खुद पर, अपने पैरों पर। लेकिन सरकार इनका भरोसा जीत पाए, इसके लिए जमीनी स्तर पर तेजी से मदद पहुंचाने की जरूरत है। नहीं तो हर किसी के पैरों में इतनी जान नहीं होती कि वो पैदल ही अपनी मंजिल तक पहुंच सके। टोहाना से परमजीत, होशियारपुर से सतपाल रतन, न्यूज़ 18।